हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज के लेक्चर में हम क्रिमिनोलॉजी पिनोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो डील करता है स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी से। और आज के इस लेक्चर में हम प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी डिस्कस करने के पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इन प्रीमिटिव सोसाइटीज ह्यूमन थिंकिंग वाज प्रीडोमिनेटेड बाय रिलीजियस बिलीफ। अगर हम एंशिएंट पीरियड में जाएंगे, अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएंगे, पुराना ज़माना जिसको कहते हैं हम, तो उस सिचुएशन में हम देखते हैं कि रिलीजन का मतलब धर्म का, मज़हब का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था। लोग रिलीजन को सेंटर पॉइंट रखते थे, कोई भी चीज़ सोचना है तो। ह्यूमन थिंकिंग वाज प्रीडोमिनेटेड बाय रिलीजियस बिलीफ। लोग सोचते थे, उनका आधार होता था रिलीजन, आधार होता था धर्म। ऑल ह्यूमन रिलेशन वेर रेगुलेटेड बाय मिथ, दैट इज रिलीजियस स्टोरी एंड सुपरस्टिशंस। अंधश्रद्धा और रिलीजियस स्टोरीज थे, उसी से सारे ह्यूमन रिलेशन को वो डील करते थे। कुछ भी प्रॉब्लम आया तो वो देखते थे कि स्टोरीज में क्या मिलता है, और अंधश्रद्धा बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। लेस अटेंशन वॉज गिवन टू द मोटिव एंड इन्वायरमेंट एंड साइकोलॉजी ऑफ द ऑफेंडर। बहुत कम, मतलब इस तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता था कि मोटिव भी कोई चीज़ होती है क्राइम के पीछे, इन्वायरमेंट भी कभी कभी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है क्राइम के पीछे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, पर्सन की साइकोलॉजी, ऑफेंडर की साइकोलॉजी भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है ऑफेंस के पीछे, क्राइम के पीछे। ये बहुत कम सोचा जाता था, कोई अटेंशन उस पर नहीं देता था, कोई उस पर ध्यान नहीं देता था प्रीमिटिव सोसाइटी में, एंशिएंट पीरियड में। दिस सिचुएशन प्रिवेल्ड अंटिल द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी, 17वीं शतक का जब एंड था, वहां तक के ऐसा ही चलता रहा कि लोग रिलीजन को ही सेंटर पॉइंट मानते थे, किसी मोटिव को ध्यान में नहीं रखते थे, इन्वायरमेंट को नहीं, साइकोलॉजी को नहीं। देयर आफ्टर विद द चेंज ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, पीपल डिवोटेड देयर अटेंशन टू एनालिसिस ऑफ क्राइम कॉजेशन। जैसा जैसा बाद में टाइम गुजरता गया, लोगों ने सोचना शुरू किया, क्रिमिनोलॉजिस्ट ने सोचना शुरू किया कि क्राइम के पीछे कोई रीजन है क्या। इसके पहले कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि क्राइम के पीछे कुछ रीजन हो सकता है, लेकिन 17th सेंचुरी के एंड के बाद लोगों ने ये सोचना शुरू किया, क्रिमिनोलॉजिस्ट ने ये सोचना शुरू किया कि इसने क्राइम किया तो इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। और यही सोचना शुरू किया तो क्या हुआ, दिस लेड टू इमर्जेंस ऑफ स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट ने सोचना शुरू किया और उन्होंने फिर क्या किया कि बताया कि क्राइम के पीछे ये रीजन है। तो हर स्कूल्स के सपोर्टर्स अलग अलग है और उन्होंने अपने अपने हिसाब से क्राइम के पीछे का रीजन बताया, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्री क्लासिकल स्कूल में क्या रीजन बताया गया ये हम देखेंगे। तो प्री क्लासिकल स्कूल क्या है? द डोमिनेंस ऑफ रिलीजन इन द स्टेट एक्टिविटीज वाज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट टाइम। तो उस वक्त में क्या था कि जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल उस टाइम पे राजा महाराजा होते थे, तो उनकी जो एक्टिविटीज थी, वहां वो एक्टिविटीज को जब वो डील करते थे तो उसमें रिलीजन का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। कोई किंग है, कोई राजा है, कुछ भी मैटर को उसको सॉल्व करना है तो वो रिलीजन में उसका सोल्यूशन ढूंढता था। वो ये उस टाइम का कैरेक्टरिस्टिक्स था, रिलीजन बहुत ज्यादा डोमिनेंट था उस टाइम पे। द कंसेप्ट ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग वॉज देयर। उस टाइम पे कंसेप्ट ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग था। किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी भी गलती नहीं कर सकता, उसने जो कह दिया वो कानून, ये कंसेप्ट था उस टाइम पे। द कंसेप्ट ऑफ क्राइम वाज नॉट क्लियर। क्राइम का कंसेप्ट क्लियर नहीं था क्योंकि सब लोग रिलीजन में ढूंढते थे, कोई भी उसके रीजन को जानने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए क्राइम का कंसेप्ट क्लियर नहीं था उस वक्त। द मैन बाय नेचर इज सिंपल एंड हिज एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय सम सुपर पावर। अब प्री क्लासिकल स्कूल ने क्या किया कि प्री क्लासिकल स्कूल ने यह कहा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सिंपल है बाय नेचर, उसकी कोई गलती नहीं है,
लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज है, उसके एक्शन है, जो वो करता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? सम सुपर पावर। कोई तो भी सुपर पावर है, कोई तो भी एक्सटर्नल स्पिरिट है, बाहर की कोई तो भी शक्ति है जो उसको कंट्रोल करती है, अदरवाइज वो तो खुद कुछ करने से रहा। ये वाला कंसेप्ट इस प्री क्लासिकल स्कूल ने बताया कि मैन, हर ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या है, मनुष्य जो है वो सिंपल है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन उसकी जो एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? सुपर पावर है। और वही सुपर पावर को क्या कहा गया? द मैन कमिट्स क्राइम ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल स्पिरिट कॉल्ड डेमन और डेविल स्पिरिट। मतलब मैन तो खुद ह्यूमन बीइंग, मनुष्य सिंपल है, वो कुछ नहीं करता, लेकिन उसके एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? एक्सटर्नल स्पिरिट है कोई तो भी, डिमॉन और डेविल स्पिरिट है, कोई तो भी शैतानी ताकत है, डेविल स्पिरिट है, जो उसकी बॉडी में इंटर होती है और वो उसको क्राइम करने पर मोटिवेट करती है, वही उसको क्राइम करने के लिए इंस्टिगेट करती है, उकसाती है, अदरवाइज वो कुछ नहीं करता। मतलब प्री क्लासिकल स्कूल का मानना यह था कि क्या रीजन है क्राइम के पीछे? डेविल स्पिरिट है, डिमॉन स्पिरिट है, शैतानी ताकत है, कोई तो भी आत्मा इंटर हो रही है उसमें और वो उसको क्राइम करने पर मजबूर कर रही है। वो आत्मा अगर उससे बाहर निकल गई तो वो तो सिंपल है, वो तो शरीफ है, वो कुछ करेगा ही नहीं। दैट वाज द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट था प्री क्लासिकल स्कूल का। तो नो अटेम्प्ट वाज मेड टू इन्वेस्टिगेट द रियल कॉज ऑफ क्राइम। अब अगर हम देखें तो ये बात हमारे लॉजिक को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती कि कोई तो भी शैतानी ताकत है, वो इंटर हो रही है और पर्सन ऑफेंस कर रहा है। बट प्री क्लासिकल स्कूल के सपोर्टर्स ने यही कारण बताया कि डिमॉन स्पिरिट है जो उसको कंट्रोल करती है जब वो इंटर होती है और वही उससे क्राइम करवाती है। बट अगर हम देखें, नो अटेम्प्ट वाज मेड टू इन्वेस्टिगेट द रियल कॉज ऑफ क्राइम। ये जो डिमॉन स्पिरिट है, डेविल स्पिरिट है, रियल कॉज ऑफ क्राइम नहीं हो सकता है और कोई अटेम्प्ट भी नहीं हुआ कि रियल कॉज ऑफ क्राइम क्या है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। यही कंसेप्ट को, यही रीजन को प्री क्लासिकल स्कूल ने बताया। अब देखिए, अब उन्होंने बताया तो सही कि डिमॉन और डेविल स्पिरिट है जो क्राइम करने लगा रही है, तो अब अगर क्राइम से पर्सन को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? उस डिमॉन और डेविल स्पिरिट को उसके बॉडी से दूर रखना पड़ेगा। क्योंकि ये स्कूल्स क्या कहती है, तो अगर पर्सन के, फॉर एग्जांपल, इस स्कूल का मानना यह था कि पर्सन के बॉडी में कोई तो भी एक्सटर्नल स्पिरिट, डिमॉन स्पिरिट आ रही है जिसकी वजह से ऑफेंस कर रहा है, तो उसको अगर क्राइम करने से रोकना है तो डिमॉन और डेविल स्पिरिट को हमको क्या करना पड़ेगा? उसके बॉडी से दूर रखना पड़ेगा। वो इंटर नहीं होगी, वो क्राइम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सिंपल है, वो तो शरीफ है, वो तो ऑफेंस करेगा ही नहीं। ये डिमॉन स्पिरिट है जो उसको ऑफेंस करने लगा रही है, तो डिमॉन स्पिरिट को हमको दूर रखना पड़ेगा। डिमॉन स्पिरिट को दूर रखने के लिए उन्होंने कुछ रेमेडीज बताए। वो क्या थे? वर्शिप। हमको पता है कि रिलीजन का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था, तो वर्शिप जितनी ज्यादा करेगा, इबादत जितनी ज्यादा करेगा, पूजा पाठ जितनी ज्यादा करेगा, तो शैतानी स्पिरिट, डेविल स्पिरिट उससे दूर रहेगी। हमको पता है कि डिमॉन स्पिरिट दूर रहती है ऐसे लोगों जो वर्शिप करते हैं। सैक्रिफाइसेस, बलि देना, ये भी एक बताया कि कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगह पर ऐसे इस सुपरस्टिशन रहते हैं, अंधश्रद्धा रहते हैं, जहां पर वो शैतानी ताकत को उतारा जाता है। तो वो जो तांत्रिक होता है वो उससे पूछता है तुझे क्या चाहिए, तो वो बोलता है कि उसे बलि चाहिए, सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइसेस मतलब किसी जानवर की बलि देने से वो स्पिरिट दूर रहेगी उस पर्सन से और वो ऑफेंस नहीं करेगा, ये भी एक रेमेडी बताया। एंड ऑर्डियल्स बाय फायर एंड वाटर वेयर प्रिस्क्राइब टू स्पेसिफाई द स्पिरिट। ऑर्डियल्स बाय फायर एंड वाटर वेयर प्रिस्क्राइब टू स्पेसिफाई द स्पिरिट। तो अगर वो स्पिरिट को स्पेसिफाई करना है या उसको दूर रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पूजा पाठ बहुत ज्यादा करना पड़ेगी, सैक्रिफाइसेस देना पड़ेगा। ऑर्डियल्स बाय फायर एंड वाटर क्या होता था? ऑर्डियल्स में, एक ऑर्डियल्स का मतलब होता है परीक्षा। अब ऑर्डियल्स बाय फायर एंड वाटर, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ऑफेंस करता था तो उसको ऑफेंस किया या इनोसेंट है ये डिसाइड करने के लिए क्या होता था कि उसको परीक्षा देनी पड़ती थी। और परीक्षा हो सकती है आग की परीक्षा, अग्नि की परीक्षा भी होती थी और पानी की भी होती थी। अग्नि की परीक्षा क्या होती थी कि कभी कभी एक आयरन रॉड होता था, उसको बहुत ज्यादा गर्म किया जाता था एकदम रेड होने तक, और वो उसको हाथ में पकड़ने लगाते थे और उसको थोड़ा डिस्टेंस तक चलना होता था। अब चलने के बाद डेफिनेटली उतना रेड
आयरन रॉड अगर हाथ में पकड़ने से डेफिनेटली उसका हाथ जलेगा। तो देखा जाता था उसका हाथ तो जलता था, लेकिन वो हाथ को अनबैंडेज, किसी तरीके की कोई पट्टी मरहम नहीं किया जाता था, और एक पर्टिकुलर टाइम 3-4 दिन के लिए उसको वैसे ही छोड़ देते थे। 3-4 दिन के बाद उसको देखते थे कि इसके हाथ में वो इंजरी बाकी है क्या। अगर वो इंजरी बाकी नहीं रहती थी, हील हो जाती थी, उसका मतलब वो क्लियर हो जाती थी, तो ऐसा माना जाता था कि वो इनोसेंट है। और अगर हील नहीं होती थी तो उसी ने ऑफेंस किया, ऐसा डिसाइड होता था। अगर हम आज के जमाने में इसको सोचे तो ये बहुत ज्यादा हमको हास्यास्पद लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली ये तो सिचुएशन हो ही नहीं सकती। ऐसा मानना था कि अगर वो उसने ऑफेंस नहीं किया होगा, इनोसेंट होगा, तो उसको गॉड की मदद आएगी, उसको सुपर पावर मतलब अल्लाह की, भगवान की मदद आएगी, और उसके मदद से उसकी इंजरी हील हो जाएगी, क्योंकि वो इनोसेंट है। और अगर उसने ऑफेंस किया तो मदद नहीं आएगी और उसकी इंजरी हील नहीं होगी, और इसलिए उसने ऑफेंस किया, ऐसा डिसाइड होगा। वाटर ऑर्डियल्स, पानी की परीक्षा क्या होती थी कि पर्सन को क्या करते थे कि एक पर्टिकुलर चीज में बांध देते थे और उसको पानी में छोड़ देते थे। अगर फॉर एग्जांपल पानी में छोड़ने के बाद एक पर्टिकुलर लकड़ी वगैरह होती थी, उससे उस बोरी को बांध देते थे। अगर वो पानी में छोड़ने के बाद वो बोरी अगर डूब रही है तो वो पर्सन इनोसेंट है और वो डोरी को खींच लेते थे वापस। और अगर वो ऊपर ही रह रही है, डूब नहीं रही है, तो उसने ऑफेंस किया। इसके पीछे का रीजन क्या था कि उनका मानना यह था कि अगर इनोसेंट है तो पानी उसको एक्सेप्ट करेगा, पानी उसको अपने गोद में ले लेगा, और अगर वो क्रिमिनल है तो उसको पानी भी अपने गोद में नहीं लेगा, ऊपर ही रखेगा। तो ये भी एक ऑर्डियल्स बाय वाटर था। तो ये तो हमको डेफिनेटली सुपरस्टिशंस पे है। यहां पर भी मानना यही था कि कहीं ना कहीं रिलीजन प्रीडोमिनेंट था ना, तो रिलीजन उसको ये करता था कि अगर वो ऑफेंडर है तो ऊपर ही रहेगा, नहीं है तो डूबेगा, तो डूबने लगा तो उसको खींच लेते थे वापस, क्योंकि इनोसेंट है इसलिए पानी इसको एक्सेप्ट कर रहा। और अगर ऊपर ही वो तैर रहा है तो उसने ही क्राइम किया और उसको सजा दी जाती थी। तो इस तरीके से उसको डील किया जाता था ऑफेंडर को। तो ये जो शैतानी ताकत है यही रिस्पॉन्सिबल है ऑफेंस करने के पीछे, और इसको दूर रखना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्शिप, सेक्रीफाइसेस, ये कंसेप्ट था। ट्रायल बाय बैटल वॉज कॉमन मोड ऑफ डिसाइडिंग द फेट ऑफ द क्रिमिनल। क्या करते थे, क्रिमिनल के फेट को, किस्मत को डिसाइड करने के लिए उसको जंग पे भेजा जाता था। जंग जीत कर वो आ गया तो उसको इनोसेंट माना जाता था और उसको छोड़ दिया जाता था, और जंग में वो मर गया तो उसने अपने करनी का भुगत लिया, ऐसा माना जाता था। द राइट ऑफ सोसाइटी टू पनिश द ऑफेंडर वॉज हाउएवर वेल रिकॉग्नाइज्ड। उस टाइम पे राइट ऑफ सोसाइटी टू पनिश द ऑफेंडर था कि अगर सोसाइटी ऑफेंडर को पनिश करना चाहे तो वह कर सकती थी, रिकॉग्नाइज था। आज के सिचुएशन में सोसाइटी चाह कर भी ऑफेंडर को पनिश नहीं कर सकती है। ओनली स्टेट इज हैविंग अ पावर टू पनिश द ऑफेंडर। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास पावर है ऑफेंडर को पनिश करने का, सोसाइटी को नहीं है। The offender was regarded as immoral person who could be cured only by torture and pain. प्री क्लासिकल स्कूल के सपोर्टर्स का मानना यह था कि जो ऑफेंडर है वो इमोरल पर्सन है और इसका हमको अगर क्योर करना है, उसका इलाज करना है तो टॉर्चर और पेन से ही इलाज किया जा सकता है। उसको जितना ज्यादा टॉर्चर करेंगे तो टॉर्चर के वजह से वो शैतानी जो ताकत है उसके बॉडी से दूर रहेगी, और शैतानी ताकत अगर बॉडी से दूर रहेगी तो वो तो सिंपल है, वो ऑफेंस करेगा ही नहीं, वो शैतानी ताकत ही उसको ऑफेंस करने पर मजबूर कर रही है। द रोमन लॉ कंप्लीटली इग्नोर द सिस्टम ऑफ ऑर्डियल्स। लेकिन लेटर ऑन रोमन लॉ ने क्या किया, वो सिस्टम ऑफ ऑर्डियल्स को, परीक्षा वाला जो कंसेप्ट था उसको कंप्लीटली इग्नोर किया और उसने बोला कि ये रिलीवेंट नहीं है। तो प्री क्लासिकल स्कूल का मेन इसेंस क्या है, प्री क्लासिकल स्कूल ने क्राइम के पीछे का रीजन बताया, शैतानी ताकत, डेमोन स्पिरिट जो बॉडी में इंटर होती है और पर्सन ऑफेंस करता है। और अगर ऑफेंस को कम करना है तो शैतानी ताकत को दूर रखना पड़ेगा। शैतानी ताकत को दूर रखना है तो वर्शिप एक रीजन हो सकता है, रेमेडी हो सकती है, सेक्रीफाइसेस एक रेमेडी हो सकती है, टॉर्चर और पेन रेमेडी हो सकती है। तो ये जो सिचुएशन है ये प्री क्लासिकल स्कूल ने बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।